नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब के बारे में जो कि आपका भाग्य खोल देगी। आप सभी ने सुना होगा, आजकल एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन के बारे में। और यह किताब ऐसी है कि गरीब से गरीब आदमी को अमीर बनने का गुर सिखाती है। और जो अमीर लोग हैं उनको तो मानो जैसे कुबेर का खजाना लगे। तो कुबेर के खजाने के बारे में जानते हैं। और ये कुबेर के खजाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, ये भी बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी। दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई, बहुत सारी चली गई। कितनों का पता उनके लिखित प्रमाण से मिला और कितनों का तो पता भी नहीं चलता है। तो जो हमारे ये जानकारी है वो आधारित है बेबीलोन के कुछ लिखित दस्तावेजों के बारे में। तो पुराने समय में जब बेबीलोन के लोग कुछ भी नया करते थे या कुछ भी काम करते थे तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए वो एक टैबलेट बनाते थे। उस टैबलेट में उस रिकॉर्ड को रखते थे और फिर कहीं भी रख के और संग्रहित कर लेते। तो अब मज़े मज़े की बात ये कि आप सोचेंगे कि उस समय टैबलेट कहाँ हुआ करता था या वो टैबलेट कैसे बनाते थे, टैबलेट का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था। जी हाँ, वो टैबलेट बनाते थे मिट्टी के सांचे का। मिट्टी के सांचे को गीली मिट्टी पे सारी चीज़ें लिखते थे और उसके बाद उस मिट्टी को आग में पका देते और फिर उसी को संग्रहित करते थे, जिसको कि टैबलेट कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी भाषा में टैबलेट पे वो सब चीज़ें संग्रहित की और जिसको अनुवादित करके और जिससे कुछ रहस्यों को ढूंढ के जो उस संग्रहित टैबलेट से मिला हुआ है, इस किताब में प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा या सुना होगा, बेबीलोन एक बहुत ही रिच सभ्यता थी और वहाँ के लोग काफ़ी अमीर माने जाते थे और काफ़ी मतलब उनकी सभ्यता काफ़ी आगे मानी जाती थी। तो ये रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन जो किताब है उसको हम लोग केवल 5 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। और ये 5 पॉइंट्स पूरे बुक की समरी हैं, जो कि पूरी बुक को स्टडी करने के बाद और पूरी बुक का एनालिसिस करने के बाद मैंने निकाला है। और इन 5 पॉइंट्स को समझने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि ज़िंदगी में अमीर बनना कितना ही आसान है। ये अमीर बनने की एक बहुत ही अच्छी कला सिखाता है। तो आइए जानते हैं। उसमें से जो पहला पॉइंट है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि है सेविंग करने का तरीका। जो सेविंग करने का तरीका है वो अगर हम तुलना करें तो जो पुराने हमारे उस समय जो सेविंग करने का तरीका लिया गया था और आधुनिक हमारा इकोनॉमिक्स है, उसमें सेविंग करने का तरीका बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब क्या है कि पुराने टाइम पे भी सेविंग करने का एक ही तरीका हुआ करता था कि जो भी धनराशि आप कमाते हैं, जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन में वर्णन किया गया है, जो भी आप धनराशि कमाते हैं उसका कम से कम 10% आप उसका दशांश जो है वो किसी भी कंडीशन में सेव करके रखिए और बाकी पैसों को अलग अलग जगहों पे आप खर्च कीजिए जहाँ पे ज़रूरत हो। तो आधुनिक जो अगर मैं कंपेयर करूँ इकोनॉमिक्स है और तो भी ये भी यही बताती है कि जो आपकी कमाई का जितना भी हिस्सा है उसका 10 से 20% किसी भी कंडीशन में आप सेव कीजिए और उसको हमेशा बचा के रखिए ताकि फ्यूचर में आप कुछ ज़रूरत पड़े तो यूज कर सकें। जो दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं, जो उसका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ऋण को चुकाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन का समरी में दूसरा पॉइंट है वो ये है और इससे आजकल का हर व्यक्ति जो भी जन सामान्य है वो बड़ा ही अच्छे से रिलेट कर सकता है, बड़ा अच्छे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई अपना काम निकालने के लिए एक काम तो जरूर ही करता है, भाई लोन लेके अपना काम निकाल लो, बाद में उसको देते रहेंगे। EMI पे सामान खरीद लो। आजकल जब बिलियन सेल आता है या इस तरीके के अमेजोन पे या अदर कंपनीज पे सेल आते हैं तो फिर आदमी करता क्या है, पैसे नहीं हैं, थोड़ी सी ज़रूरत है, कोई बात नहीं जी, हम सामान खरीद लेते हैं, EMI पे खरीद लेते हैं और धीरे धीरे करके पे करते हैं।
तो उस समय भी इस इन सारी बातों का था कि भाई कोई भी काम किया जाए तो ऋण लेके कर लिया जाए। तो किताब की जो दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है ऋण चुकाने का आसान तरीका क्या हो सकता है। तो उस समय के एक ऊँट के व्यापारी दावा सिंह ने किताब में ये वर्णन किया गया है कि ऊँट के व्यापारी दावा सिंह ने बताया है कि ऋण को आसानी से कैसे चुकाएं। जैसे आप मान लीजिए कि 100% कमाते हैं, 100% मतलब ₹100, तो उसमें से 70% जो है मतलब ₹70 है, वो आप अपने दैनिक जीवन के अन्य खर्चों में खर्च कीजिए। 10% सेविंग के लिए आपने पहले निकाल दिया था। उस कंडीशन में भी जब आपके पास कर्ज है, उस कंडीशन में भी वो 10% को खर्च नहीं करना है और ना ही कहीं और खर्च करना है। तो 70% को खर्च कीजिए अपने दैनिक कार्यों में, उसके बाद 10% को बचत के लिए और जो 20% बचता है, उससे आप कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कीजिए। अब इससे सबसे जो महत्वपूर्ण कन्क्लूज़न निकलता है, वो ये निकलता है कि उस समय के हिसाब से भी आपको अपनी पूरी कमाई का 20% से ज़्यादा कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इसमें ऋण चुकाने का जो तरीका दिया हो गया है, उससे जो कन्क्लूज़न निकलता है, वो ये निकलता है कि 20% से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में अपनी कमाई के 20% से ज़्यादा कर्ज नहीं लेना है। और ये आज का इकोनॉमिक्स भी कहता है कि 20% से ज़्यादा आप कर्ज ले ही ना। अगर 20% से ज़्यादा आप कर्ज लेते हैं तो उसको चुकाने में बहुत भारी मतलब नुकसान का सामना करना पड़ता है और परेशानी जो झेलनी है वो अलग ही झेलनी है। तो जो ये तरीका है ऋण चुकाने का, वो आप अपना सकते हैं। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो भी यही कहती है कि हम आसानी से इस तरीके से ऋण चुका सकते हैं या अपना लोन चुका सकते हैं। पहली बात, लोन तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लोन आप लेते हैं तो उसको समय पे नहीं चुका पाने पे बहुत भारी मात्रा में आपको नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि अगर आपका एक ईएमआई मिस हो गया तो आपके घर पे आ जाएँगी। भाई लोग लोन क्यों लेते हैं? अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। बहुत बार किसी बेटी की शादी के लिए लोन लिया जाता है। बहुत बार छत नहीं होती है सर ढकने के लिए, तो उस छत को बनाने के लिए लोन लिया जाता है। लेकिन बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियाँ बहुत बार ऐसा करती हैं कि अगर आपने एक ईएमआई मिस कर दी, तो गुंडे भेज देती हैं आपके घर पे। और ये देखिए, मैं किसी भी कंपनी को ये नहीं कर रहा हूँ कि उसका नाम खराब करूँ या जो भी करूँ, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। जनरल लाइफ में हमने देखा है, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जानने वाले, उन्होंने भी इस चीज़ को फेस किया है। गाली-गलौज करने लगते हैं। तो लोन लेने से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन अगर आपको मजबूरी ही है, लोन लेना ही है, कर्ज लेना ही है, तो अपनी कमाई का 20% से ज़्यादा कर्ज कभी नहीं। इस किताब का जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, वो है किस प्रकार के व्यक्ति को ऋण देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि चलो भाई ऋण दे दिया, चाहे थोड़ा-सा कर्ज दे दिया और उनको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ जो कि मानवीय सहायता के लिए दिया जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसको उसकी आवश्यकता हो, किसी लड़की की शादी के लिए दे दिया गया। तो उस तरीके के मैं ऋण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उद्देश्यपरक कोई लेता है, जैसे मान लीजिए कोई बिज़नेस करने के लिए ले रहा है या कोई कुछ काम करने के लिए ले रहा है, कोई मतलब किसी भी ऐसे पर्पज़फुल जिससे कि वो पर्पज़ के लिए ले रहा हो, तो उसमें हम क्या देख के ऋण दे सकते हैं। तो जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन किताब में इसका वर्णन बड़े अच्छे से किया गया है कि हम उसी प्रकार के व्यक्ति को ऋण दें कि पहले वो उसको देने में कैपेबल है कि नहीं है, उसको किसी न किसी तरीके से वेरीफाई किया जाए। कुछ उसकी ऐसी वस्तु अपने पास रखी जाए जिससे कि वो उस ऋण को चुकाने के लिए मजबूर हो। और अगर कुछ ऐसे कागज़ात भी या कुछ ऐसे वैल्यूएबल थिंग्स भी अपने पास रखने चाहिए, चाहे लेने चाहिए या उसके बारे में उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि अगर वो ऋण देने में असफल रहते हैं तो उसको वापस कैसे वसूल किया जा सके। तो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें और रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, जो उस टाइम बेबीलोन में सभ्यताएँ थी, उसमें जो ऋण देने की सभ्यता थी या ऋण देने की जो तरीका था, वो देखा जाए तो दोनों आजकल सिमिलर है। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा ऋण देता है, वो होता है कौन है? बैंक्स। मेनली बैंक्स ही हैं जो लोन देते हैं। तो वो भी आपका जब भी लोन लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं कि आप का बैकग्राउंड क्या है, आप इसको रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे,
और मतलब ये सारी चीज़ें वेरीफाई करती हैं। तो अगर मैं मॉडर्न सभ्यता और रिचेस्ट जो बेबीलोन की सभ्यता है जो कि हज़ारों साल पुरानी है, उसमें तुलना करें तो इकोनॉमिक्स में लोन देने की जो प्रक्रिया है दोनों में सेम है। कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे के जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप सुनेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे भी सुनते हैं। ये था ऋण किस तरीके के व्यक्ति को देना चाहिए, तो आप समझ चुके होंगे। किताब का जो चौथा महत्वपूर्ण अंश है वो ये है कि बिजनेस को स्टार्ट करने का तरीका या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जब हम उस सभ्यता की बात करते हैं जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी या सबसे धनी सभ्यता थी, तो उस समय जब भी कोई अपना धंधा या व्यापार या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, तो जो उसके साथ के लोग थे या जो वो लोग थे जो एनालिसिस करते थे कि बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, उसमें जो पहला क्वेश्चन होता था कि भाई आपका स्किल सेट क्या है। अब स्किल सेट, उस टाइम स्किल सेट की क्या बात थी, जैसे मान लीजिए कि अगर ऊँट का व्यापारी है, तो ऊँट के व्यापारी को ऊँट के बारे में कितनी जानकारी है, ऊँट का कितना बड़ा मार्केट है, ऊँट को किस तरीके से सेल किया जा सकता है। तो ये सारी स्किल सेट की जानकारी, ऊँट के व्यापार में कितना पैसा लगाना चाहिए, पहले कर लिया जाता था, जानकारी पहले कर लिया जाता था, उसके बाद उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या जो भी इन्वेस्टर थे उसको कर्ज देने के लिए तैयार हो करते थे। जैसे मैंने अभी बताया कि ऊँट का व्यापारी था दावा सिर, तो दावा सिर ने बहुत सारे लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या उस समय जो साहूकार हुआ करते थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे दिया करते थे। तो जब वो पैसे दिया करते थे तो ये सारी बातें ज़रूर पूछते थे कि भाई जो व्यापार आप शुरू करने वाले हो उसका स्किल सेट आपके पास है कि नहीं है। अगर आपके पास स्किल सेट है तो वो किस मार्केट में आप शेयर करने वाले हो, इसका कितना बड़ा बाजार है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ उस पुरानी से पुरानी या पुरातन सभ्यता से आज के जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है या मॉडर्न जो बिजनेस इकोनॉमिक्स कह सकते हैं उसको, तो आजकल भी जब एक कोई भी स्टार्टअप का बंदा है या कोई भी बिजनेस वाला बंदा है, वो किसी के पास जाता है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए या किसी से कर्ज लेने के लिए जाता है, तो वो बंदा ये जानने की ज़रूर कोशिश करता है कि भाई इसमें आपका स्किल सेट क्या है, आपका डिफरेंशिएटर क्या है, आप इसको किस मार्केट में सेल करने वाले हो और ये मार्केट कितना बड़ा है। तो अगर मैं बात करता हूँ पुरानी और नई सभ्यता की, तो देखिए वो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो पुराने सभ्यता में जो हजारों साल पहले पूछा जाता था वो आज भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस किताब में सीखने के लिए कितना ज़्यादा है या इस किताब से आप कितना फ़ायदा बना सकते हैं ये आप सोच सकते हैं। ये किताब बड़ी ही अच्छी है। जो 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये 5 पॉइंट्स अगर ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से इस पर अमल कर लीजिए तो ये जान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत ही मतलब अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे बिजनेस के बारे में अभी बताया मैंने, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले से यही सारी चीज़ें अपनी स्किल सेट में और जो मार्केट है मार्केट सर्वे में और इनोवेशन में सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन की जो 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है। तो 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम पैसे को काम पे कैसे लगाएं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉडर्न की। जो मॉडर्न ज़माने में या अभी के ज़माने में होता है, हम जब भी पैसा कमाते हैं, जो बचत करते हैं, उससे और भी ज़्यादा पैसे जनरेट करने के बारे में सोचते हैं। वो कैसे सोचते हैं? हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में, उसकी एफडी कर देते हैं मतलब फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कि वो पैसा कंटिन्यूअस बढ़ता रहे। सेम चीज़ पुराने ज़माने में भी हुआ करती थी। और वो कैसे हुआ करती थी? लोग अपना जो भी बचत करते थे, जो 10% मैंने बचत की बात की, वो जो लोग बचत करते थे उसको वो समाज ज़माने के साहूकारों के पास पैसे को जमा करते। और ऐसा नहीं है कि आज जमा किया और कल रिटर्न मिल गया। देखिए आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी से रिटर्न पाने की सोचते हैं, बहुत जल्दी अमीर होने की सोचते हैं और उस ज़माने में भी ऐसे हुआ करते थे। लेकिन अंतर क्या है कि उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस किताब में बताया गया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस किताब में बताया गया है जो कि साहूकारों के पास लंबे समय के लिए पैसे रख देते थे और खास बात क्या है कि कंपाउंडिंग के मजे लेते थे।
कंपाउंडिंग के मज़े लेते थे। मतलब उस समय भी कंपाउंडिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये किताब है उसको वर्णन किया गया है। कि पहले जो उस ज़माने में लोग थे, वो कंपाउंडिंग पे किस तरीके से निर्भर करते थे, कंपाउंडिंग पे किस तरीके से रिलाय करते थे और कंपाउंडिंग के थ्रू पैसे जनरेट करते थे। इसमें एक कहानी बताई गई है कि एक साहूकार के पास कोई भी एक बंदा था, जो कि जाके पैसे जमा करता था और वो कुछ समय बाद पैसे को निकालता था, ठीक है? तो वो जो निकालने का पैसा है ना, वो जोड़ता था कि भाई अगर मैं इसको 10 साल के लिए रखूँ, 20 साल के लिए रखूँ या अपने बच्चे के लिए बहुत लंबे समय के लिए रखूँ कि जो मेरी जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए बचा के कैसे रखा जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा। और उसमें कैलकुलेशन भी बताया गया है। मैं यहाँ कैलकुलेशन बताना उचित नहीं समझता क्योंकि वो एक अलग तरीके की कैलकुलेशन है और वो इसको स्वर्ण के नियम के नाम से जानते हैं। तो उस कैलकुलेशन को छोड़िए क्योंकि कंपाउंडिंग जो है एक मैजिक है। ये मैं बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि कंपाउंडिंग एक मैजिक है। मैंने पैसे बचाने के जो नियम बनाया था, उसमें भी ये चीज़ बताई थी। तो उस मैजिक को जो कंपाउंडिंग का मैजिक है, ये जो बेबीलोन की सभ्यता थी, उसमें भी लोग ध्यान रखते हैं। तो कंपाउंडिंग तो मैं भी कहूँगा क्योंकि कंपाउंडिंग एक मैजिक है जो कि आपको बहुत ही जल्दी अमीर बना सकती है, वो भी छोटी-छोटी सेविंग से। और ये जो बात थी, ये उस टाइम के लोग भी जानते थे, जो कि बेबीलोन की सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है और मॉडर्न युग में भी इसको लोग जानते हैं। मॉडर्न युग में इनको ये जो कंपाउंडिंग है, उसको इंटरप्रेट करने का बहुत तरीका अपनाया गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि केवल उन तरीकों को छोड़ दीजिए, बस ये ध्यान दीजिए कि अगर आप हर रोज़ ₹1 बचाते हैं, तो 365 दिन में कितना बचा लेंगे और उसपे अगर हर एक जो ₹1 आप बचा रहे हैं और उसपे भी ब्याज मिलता रहे, हर रोज़ के हिसाब से, कितना बड़ा अमाउंट है। तो उस समय भी जो द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन है, उसमें भी कंपाउंडिंग के बारे में और सेविंग्स के बारे में और जो सेविंग कर रहे हैं, उसको काम पे लगाने के बारे में बताया गया है। तो जो महत्वपूर्ण 5 बिंदु थे, वो अब यहीं पे ख़त्म होते हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इन पाँचों महत्वपूर्ण बिंदु पे आपने ध्यान से काम कर दिया, तो आपको जल्दी से जल्द अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके की और भी मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँगा जो कि आपकी इकोनॉमी और जो आपके मतलब वेल्थ को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो आते ही आपको पता चले। तो मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो आपके मेंटल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, आपके वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत काम आती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ।